नमस्कार, मैं हूं मयूरी का और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर है। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। वर्ल्ड कप से पहले बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी में बड़ा बदलाव, चेतन शर्मा को फिर से मिली कमान। गुजरात में चाइनीज डोर की बिक्री पर हाईकोर्ट सख्त, पुलिस भी एक्शन में। और वडोदरा में खुली बरसाती कांच से लोगों की जान खतरे में, कॉरपोरेशन मामले से बेखबर। भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों लगातार बदलाव और कंगाल प्रदर्शन से जूझ रही है। इसी बीच बीसीसीआई ने नई सिलेक्टर कमेटी का ऐलान कर दिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने आज टीम इंडिया की नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया है। बीसीसीआई ने एक बार फिर से पूर्व क्रिकेटर चेतन शर्मा को नया चीफ सिलेक्टर बनाया है। टी20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया के बुरे प्रदर्शन के बाद बीसीसीआई ने उन्हें सिलेक्शन कमेटी से हटा दिया था, जिसके बाद से ही नई कमेटी की तलाश जारी थी। अब बीसीसीआई ने चेतन शर्मा को फिर से सिलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष बना दिया है। चेतन शर्मा के अलावा सिलेक्शन कमेटी में शिव सुंदर दास, सुब्रतो बनर्जी, सलील अंकोला और श्रीधरन शरथ को जगह मिली है। टीम इंडिया फिलहाल श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज खेल रही है, जिसके बाद उन्हें वनडे सीरीज भी खेलनी है। नई सिलेक्शन कमेटी के सामने अब न्यूजीलैंड सीरीज के लिए टीम सिलेक्शन की बड़ी चुनौती होगी। साथ ही बड़ा फैसला ये करना होगा कि टी20 फॉर्मेट के लिए अलग अलग कप्तान बनाने चाहिए या नहीं। वहीं इस साल वनडे वर्ल्ड कप भी होना है। ऐसे में नई सिलेक्शन कमेटी को अभी से रोड मैप तैयार करना होगा। उत्तरायण के उपलक्ष्य में गुजरात में धड़ल्ले से बिक रही चाइनीज डोर पर हाईकोर्ट की फटकार के बाद गुजरात पुलिस लगातार एक्शन दिखा रही है। गुजरात में उत्तरायण से पहले ही प्रतिबंध होने के बावजूद चाइनीज डोर धड़ल्ले से बिक रही है, जिस पर भावनगर जिला के कार्यधार में कार्रवाई की गई। प्रतिबंधित चाइनीज डोर के साथ 171 फिरकी के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कार्यधार के नवागाम रोड से भावनगर एलसीबी ने पूर्व सूचना के आधार पर चाइनीज डोर की बिक्री कर रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन चारों के पास से 30,000 रुपए का मुद्दा माल भी बरामद किया गया है। चाइनीज डोर बेचने वालों में सलीम पठान, हनीफ शेख, संजय परमार और शाहिद धानानी के नाम शामिल है। गुजरात की बालासिनोर पुलिस द्वारा भी बालासिनोर जीआईडीसी इलाके के गोदाम में प्रतिबंधित अलग अलग कंपनी के चाइनीज और प्लास्टिक डोर बेचने वाले लोगों पर कार्रवाई की है। पुलिस ने 12,542 फिरकी जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 21 लाख रुपए से ज्यादा है। आज रोज बालासिनोर पुलिस ने बातमी મળેલ કે બાલાસિનોર જીઆઈડીસી ખાતે પ્લોટ નંબર C/146 ના ગોડાઉનમાં ઇદ્રીસભાઈ ઈસાકભાઈ શેખ જે બાલાસિનોરના રહેવાસી છે, જે પ્રતિબંધિત ચાઇનીઝ દોરીનો સ્ટોક કરી અને વેપાર કરતા એવી બાતમી મળેલી, જે ગોડાઉન ખાતે તપાસ કરતા કુલ્લે ફિરકી નંગ 12,542 જેની કિંમત રૂપિયા 21,28,180ની ગણી શકાય, જે તમામ મુદ્દામાલ તપાસના કામે જપ્ત કરવામાં આવેલ છે તથા ઇદ્રીસભાઈ વિરુદ્ધમાં ગુનો દાખલ કરી આગળની વધુ તપાસ હાલ ચાલુમાં છે। पूरे राज्य में चाइनीज डोर बेचने पर पाबंदी है। ऐसे में डभोई में पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग कर चाइनीज डोर की बिक्री रोकने की कोशिश की जा रही है। इसी के तहत डभोई नगर के बाजारों में पतंग और डोरी जहां बिक रही है, वहां प्रतिबंधित चाइनीज डोर की चेकिंग की गई। उत्तरायण के महापर्व को अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में प्रतिबंधित चाइनीज डोर की बिक्री पर लगाम कसने की हर संभव कोशिश डभोई पुलिस द्वारा की जा रही है। ડભોઈ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના ડભોઈ ટાઉનના અલગ અલગ વિસ્તારો, કારવાણ, બિલાપુર આઉટપોસ્ટ વિસ્તાર, તમામ જગ્યાઓ ઉપર હાલ ડિસ્ટ્રિક્ટ મેજિસ્ટ્રેટ સાહેબના જાહેરનામા અનુસંધાને પ્રતિબંધિત ચાઇનીઝ દોરી અને તેના વેચાણ બાબતે જે જાહેરનામું બહાર પાડેલું છે એના અનુસંધાને પોલીસની અલગ અલગ ટીમો બનાવી, પીએસઆઈઓની અલગ અલગ ટીમ બનાવી સઘન ચેકિંગ ચાલી રહ્યું છે, જે મકર સંક્રાંતિના તહેવાર સુધી
આ ચાઇનીઝ દોરી ક્યાંય કોઈ વાપરે નહીં કે કોઈ એનો ઉપયોગ ન કરે અને કોઈ વેચે નહીં, એ અનુસંધાને કડકમાં કડક પગલાં લેવા સારું રોજે રોજ पुलिस अलग अलग टीमों थी आज चेकिंग थवामां आई रह्યું છે। गुजरात के वडोदरा के उंडेरा से लक्ष्मीपुरा तक जाने वाली खुली बरसाती कांस स्थानीय निवासियों की जान पर खतरा बनी हुई है। उंडेरा गांव के तालाब से लक्ष्मीपुरा जाने वाली खुली बरसाती कांस को बंद करने की मांग पिछले 15-20 सालों से की जा रही है, लेकिन कॉरपोरेशन है कि मामले की सूध नहीं ले रहा है। यहां बार बार सड़क हादसे हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही यहां खुली बरसाती कांस में टेम्पो के गिर जाने से दुर्घटना घटी थी। ऐसी दुर्घटनाएं यहां बार बार घटती रहती है और बार बार यहां से गुजरने वाले वाहन खुली बरसाती कांस में गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी मामले पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों द्वारा यहां रेलिंग बनाने की मांग की जा रही है। कुछ सालों पहले ही उंडेरा को कॉरपोरेशन में शामिल किया गया है, लेकिन वडोदरा महानगर पालिका द्वारा यहां की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में स्थानीय निवासियों ने मीडिया समक्ष अपना आक्रोश जताया। અત્યારે આપ જોઈ શકો છો કે ઉંડેરાથી ગોત્રી જતો આ ખુલ્લો કાંસ છે, જેની અંદર મારી પાછળની સાઈડ પર આપ લાઈવ જોઈ શકો છો કે મોટું વ્હીકલ અંદર ખાબકી જતા જતા પણ બચી ગયું છે। આ વર્ષોની પ્રેક્ટિસ છે। ઉંડેરા ગામને આજે કોર્પોરેશનમાં લીધાને આજે 2 વર્ષની ઉપરનો સમયગાળો થઈ ગયો છે। તેમ છતાં અમને પાયાની મૂળભૂત જે સુવિધા છે, જે પૂરતા પ્રમાણમાં પ્રેશરથી પાણી આપવું જોઈએ, રોડ રસ્તા ગટરની વ્યવસ્થા આપવી જોઈએ, તેમ છતાં આજે અમે खुला ત્રાહીમામ પોકારી ગયા છે। આપ જોઈ શકો છો કે આ જે ઓપન કાસ્ટ છે એની અંદર દરરોજ જ કોઈક ને કોઈક અકસ્માતનો ભોગ બને છે। નાના નાના સ્કૂલમાં જતા બાળકો પણ આની અંદર ખાબકી પડે છે। 2 વ્હીલર ચાલક, સાયકલ સવારથી માંડીને ટેમ્પા ચાલક, સિમેન્ટ ભરેલી ટ્રકો પણ આની અંદર ખાબકી ગઈ છે। તેમ છતાં તંત્રને વારંવાર અમારી ઉગ્ર રજૂઆત હોવા છતાં પણ આજ દિન સુધી આનો નિવાડો આપવામાં આવેલ નથી। તંત્રના જે પણ સત્તાધીશો છે એમને વારંવાર રજૂઆતો કરવા છતાં એમના પેટનું પાણી નથી હાલતું અને અમે આ મગરમચ્છોને પૂછવા માંગીએ છીએ કે શું તમે અહીંયા કોકનો જીવ જાય ત્યાંની રાહ જોઈ રહ્યા છો? ત્યાર પછી શું તમે અહીંયા પગલાં લેશો? આપ જોઈ શકો છો કે જે રીતે આ ટેમ્પો અત્યારે અંદર ખાબકી જતા માંડ બચ્યો છે, પણ રોજે જ અહીંયા કોકને કોક અકસ્માતનો ભોગ બને જ છે। તો હું આ તંત્ર પાસે, અમારા કોર્પોરેશનના સત્તાધીશો પાસે માંગણી કરું છું કે ઉંડેરા ગામને જો તમે કોર્પોરેશનમાં લીધું છે તો અહીંયા આડસ ઊભી કરવામાં આવે, 2 કે 2.5 ફૂટની એક વોલ પ્રોટેક્શન દિવાલ ઊભી કરવામાં આવે આ કાસમાંથી, જેથી અમે આ વારંવાર જે અકસ્માતોનો ભોગ બનવામાં આવે છે એને નિવારી શકાય। અગાઉ અમારા સામાજિક કાર્યકર શ્રી જોગેશ્વરી મહારાવલે રજૂઆત કરી, સાથે સાથે હું પણ રજૂઆત એવી કરું છું કે આના માટે અમે વારંવાર રજૂઆત કરી છે અને આ ઉંડેરા ગામ જ્યારથી કોર્પોરેશનમાં ગયું ત્યારથી અમે લોકો એટલા પરેશાન થઈ ગયા છે। આજુબાજુ હમણાં આ ટીપી તીર પડવાથી અહીંયા લગભગ 500 થી 600 મકાનો આવી ગયા છે, એટલે આ રોડ સતત આવન જવાન વાહનો વધી ગયા છે। અહીંયા અમારા સોસાયટીના બાળકો પણ અડફેટમાં આવી જાય છે। અમે વારંવાર રજૂઆત કરી, વચ્ચે અમારા વિસ્તારમાં જ્યારે પ્રચાર કરવા માટે લોકો આવ્યા મહાવિધિશો, તો ત્યારે તેમણે અમને વચન આપ્યું હતું કે આ કેનલ ઉપર અમે આરસીસી કરીશું અને અમે તમારી માંગ પૂરી કરીશું, પરંતુ એ લોકોનું પેટનું પાણી પણ હજુ સુધી હાલતું નથી। અમે વારંવાર રજૂઆત કરી। હમણાં ટૂંક સમયની અંદર જ એક ટેમ્પો અહીંયા પડ્યો હતો અને એમને બચાવ થઈ ગયો, તેમ છતાં પણ અમારું કોઈ સાંભળતું હોય। બીજું એક વાત એવી છે કે જ્યારથી અમારા કોર્પોરેશન તમે જે ઘરવેરો છે અહીંયા તો સફાઈ વેરો લે છે, તો અહીંયા કોઈ સફાઈ થતી નથી। જ્યારથી કોર્પોરેશન આવ્યું ત્યારથી અમારી સોસાયટીમાં કોઈ સફાઈ થતી નથી, છતાં પણ સફાઈ વેરો લે છે, તો એ પણ અમે ટૂંક સમયમાં એના માટે પણ અમે બધા લખીને આપવાના છે। એટલે અંતમાં મારે એવું કહેવાનું કે જો આ કેનલની અંદર આરસીસી કરે અથવા તો કોઈ ફ્રેન્ડશીપ બનાવે તો અમારો બચાવ થાય એવો છે। અમે અત્યારે અહીંયા 6 વર્ષથી રહીએ છીએ ઉંડેરા ગામમાં। અત્યારે કોર્પોરેશનમાં આવ્યા પછી અમારી સાથે અમે રજૂઆત કરવા છતાં પણ અહીંયા કોઈ સુવિધા મળેલ નથી।
નથી. 2 વર્ષથી અમે વેરો આવે છે કોર્પોરેશનનો ટેક્સ, અમે રજૂઆત કરી કે આ કોર્પોરેશનનો ટેક્સ અમે શું કરવા ભરીએ, કે અમને કોઈ સુવિધા નથી. તો કહેવામાં આવે છે કે વેરો તો તમારે ભરવાનો જ હોય છે. જેમ કે પાણીની સુવિધા નથી, લાઇટોની સુવિધા નથી, કોર્પોરેશનનું કોઈ પાણી અહીંયા મળતું નથી. અમે અમારા બોરવેલનું પાણી વાપરવા છતાં પણ અમને એવું કહેવામાં આવે છે કે આ બોરવેલનું પાણી પણ કોર્પોરેશનમાં જ આવે છે. અમે વેરો ભર્યો છે. આ અરજી અમે 22 તારીખના રોજ કોર્પોરેશનમાં રજૂઆત કરવા છતાં પણ કોઈ સાંભળવામાં નથી આવેલ. હવે આ નવી અરજી અમે રજૂઆત કરવા માટે છે, જેની માટે આજુબાજુની 10 સોસાયટીઓનો સંપર્ક કરવાની તૈયારીમાં છીએ, જેમાં ચોખ્ખું લખાણ કર્યું છે કે કાંસની ઉપર બાળકોનું અને છોકરાઓનું એક્સિડન્ટ થાય છે, જેના કારણે બધાને તકલીફ પડે છે. ગત 3 તારીખે પણ ટેમ્પો અહીંયા પલટી ખાઈ જવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે એ છોકરાને ઘણું બધું વાગ્યું હતું. હવે આ સુવિધા માટે અમે આગળ રજૂઆત કરવાના છીએ અને એના તાત્કાલિક ધોરણે પગલાં લો એવી અમારી રજૂઆત છે. वीएनए बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनए। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के राजकोट में आयोजित भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले T20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए दोनों टीमों का एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज का तीसरा मैच गुजरात के राजकोट में आयोजित किया गया है, जिसके तहत दोनों टीम के खिलाड़ी राजकोट पहुंचे। राजकोट एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से सभी खिलाड़ी होटल पहुंचे। होटल में भी खिलाड़ियों के स्वागत की अनोखी तैयारियां की गई। टीम इंडिया को कालाबाड़ रोड पर स्थित सयाजी होटल में ठहराया गया है। यहां रेड कारपेट पर गरबा और फ्यूजन मैसअप के साथ खिलाड़ियों का अनोखा स्वागत किया गया। होटल स्टाफ की ओर से खिलाड़ियों को कुमकुम का टीका लगाकर, फूलों का हार पहनाकर, बुके देकर उनका स्वागत किया गया। टीम इंडिया जब होटल सयाजी में पहुंची तब राजकोट के एक खास गरबा ग्रुप ने उनका स्वागत किया। राजकोट में इन दिनों काफी ठंड है, ऐसे में टीम इंडिया के खिलाड़ियों को खाने के लिए भी अलग अलग व्यंजनों की व्यवस्था की गई है। खासकर काठियावाड़ी व्यंजन टीम इंडिया के खिलाड़ियों को परोसे जाएंगे, जिसमें बाजरे की रोटी, बैंगन भरता, दही तिखारी और लाइव मैसूब और उड़द पार्क परोसे जाएंगे। इसके अलावा इंडियन, मैक्सिकन और कॉन्टिनेंटल फूड भी भारतीय खिलाड़ियों को परोसे जाएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन हार्दिक पांड्या पहले भी राजकोट की सयाजी होटल में रुक चुके हैं और तब उन्हें कड़ी खिचड़ी काफी पसंद आई थी। ऐसे में हार्दिक पांड्या के लिए खास कड़ी खिचड़ी तैयार की गई है। वहीं श्रीलंका की टीम को 150 फुट रिंग रोड पर स्थित फॉर्चून होटल में ठहराया गया है। यहां श्रीलंका के खिलाड़ियों का भी गुजरात की संस्कृति के साथ स्वागत किया गया। गुजरात के अहमदाबाद में फिर एक बार 8 से 14 जनवरी तक भव्य अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित किया गया है, जिसकी तैयारियां इन दिनों पूरे जोरों पर है। कोरोना महामारी के चलते 2
वर्ष के अंतराल के बाद फिर एक बार अहमदाबाद और गुजरात के अन्य शहरों में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। गुजरात प्रवासन निगम लिमिटेड द्वारा 8 से 14 जनवरी 2023 तक G20 की थीम पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित किया जाएगा। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर 8 जनवरी 2023 को सुबह 8 बजे गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के हाथों अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, प्रवासन मंत्री मुलू बेरा भी उपस्थित रहेंगे। इस मौके पर उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के गमन का स्वागत करने के लिए सूर्य नमस्कार का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही कार्यक्रम के पहले दिन ऋषि कुमारों द्वारा आदित्य स्तुति वंदना की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के दौरान सभी पतंगबाजों को G20 का लोगो प्रिंट की हुई टी-शर्ट और टोपी पहनकर एक परेड का प्रदर्शन भी करेंगे। इस साल गुजरात के आसमान में G20 के लोगों के साथ छपी हुई पतंग अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में उड़ती हुई देखने मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में आने वाले लोगों को वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की थीम के साथ G20 लोगो वाले विशेष फोटो बूथ पर फोटो और सेल्फी लेने का मौका भी मिल सकेगा। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की तैयारियां इन दिनों पूरे जोरों पर है। कल शुरू होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव को लेकर अहमदाबाद के लोगों में भी उत्साह का माहौल देखने मिल रहा है। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 54वां प्रदेश अधिवेशन का आयोजन गुजरात के भावनगर में किया गया है। गुजरात के भावनगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 54वां सम्मेलन गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में शुरू किया गया। 54वें प्रदेश सम्मेलन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुजरात के और देश भर से आए हुए नेता शामिल हुए। इस सम्मेलन में गुजरात के विभिन्न जिलों से 1000 जितने छात्र प्रतिनिधि भी शामिल हुए। साथ ही सम्मेलन में विधायक जीतू वाघाणी, शिवा गोहिल, सेजल पंड्या समेत के अग्रणी भी उपस्थित रहे। इस मौके पर गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एबीवीपी को शुभेच्छा देते हुए कहा कि ये संगठन अब अमृत काल में प्रवेश कर गया है। आगे चलकर देश के विकास और भविष्य निर्माण में एबीवीपी का अहम रोल होने की बात भी गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कही। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एटले शिक्षण, व्यक्तित्व विकास, चारित्र घड़तर, राष्ट्रभक्ति, समाज सेवा અને યુવાનોમાં કૌશલ્ય નિર્માણ એવી અનેક પહેલોને એક છત્ર નીચે આવરી લેતું એક અભૂતપૂર્વ સંગઠન છે। યુવા મિત્રો, વિશ્વના સૌથી લોકપ્રિય નેતા અને આપણા યશસ્વી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં દેશ સ્વતંત્રતાના 75 વર્ષ પૂરા કરી અમૃતકાળમાં પ્રવેશ્યો છે, ત્યારે આ સંગઠન પણ અમૃતકાળમાં પ્રવેશી રહ્યું છે એ ગૌરવની વાત છે। આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીએ દેશના આ અમૃતકાળ માટે યુવાનોની ભૂમિકા પર વિશેષ ભાર મૂક્યો છે અને આ સંગઠન તો આત્મા અને શરીર બંને યુવાનોથી બનેલું છે। આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ અનેકવાર કહ્યું છે કે દેશનો વિકાસ અને દેશનું ભવિષ્ય યુવાનોના હાથમાં છે। एबीवीपी के 3 दिवसीय सम्मेलन के दौरान विभिन्न सत्र के आयोजन किए गए हैं। साथ ही प्रदर्शनी, शोभा यात्रा, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन हेतु आने वाले सालों में दिशा प्रदान करने वाले विभिन्न प्रस्तावों को भी पारित किया जाएगा। अधिवेशन जहां रखा गया है उस स्थान का नाम महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी नगर रखा गया है। નમસ્તે, યુતિ પ્રદીપ, અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ ગુજરાત પ્રદેશ મંત્રીની દાયિત્વ છે। આજે વિદ્યાર્થી પરિષદના 54મા પ્રદેશ અધિવેશનનું ઉદ્ઘાટન માનનીય મુખ્યમંત્રી દ્વારા કરવામાં આવ્યું। આ 3 દિવસના અધિવેશનમાં 2 ભાષણ સત્ર રહેવાના છે, જેમાં વ્યક્તિ નિર્માણમાં અભાવી આગામી દિશાઓ નક્કી કરવામાં આવશે। એની સાથે 4 પ્રસ્તાવ પારિત કરવામાં આવશે। પ્રસ્તાવ અલગ અલગ વિષયોના છે, જેમ શોધના વિદ્યાર્થીઓના વિષયોને લઈને એક પ્રસ્તાવ છે, ગુજરાતી ભાષાને લઈને એક પ્રસ્તાવ છે, જનજાતિ વિદ્યાર્થીઓને લઈને એક પ્રસ્તાવ છે અને જ્યારે આટલા મોટા જનમત સાથે સરકાર ચૂંટાઈ છે તો એ જનમત પાસે એક
અપેક્ષાનો પ્રસ્તાવ છે અને એની સાથે સ્વાવલંબી ભારતનો એક નોટ વિદ્યાર્થી પરિષદ પારિત કરશે. એ જ દિશામાં વિદ્યાર્થી પરિષદ આખા વર્ષ દરમિયાન કાર્ય કરવાનું છે. गुजरात की वडोदरा की ब्राइट ग्रुप ऑफ स्कूल्स ने 50 सालों का सफर तय कर लिया है. 50 सालों के इस सफर को ब्राइट ग्रुप ऑफ स्कूल्स के छात्रों ने 10 सुवर्ण युग के रूप में मनाया. गुजरात के वडोदरा शहर में ब्राइट ग्रुप ऑफ स्कूल्स पिछले 50 सालों से कार्यरत है. वडोदरा के विभिन्न इलाकों में ब्राइट स्कूल की कई शाखाएं हैं. स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ब्राइट ग्रुप ऑफ स्कूल्स द्वारा गोल्डन जुबली मनाई जा रही थी, जिसके तहत विभिन्न आयोजन किए गए. गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन की कल्मिनेशन सेरेमनी के रूप में 10 सुवर्ण युग कार्यक्रम आयोजित किया गया. वडोदरा के गदा सर्कल निकट ब्राइट डे स्कूल CBSE यूनिट में आयोजित इस कार्यक्रम में वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केयूर रोकड़िया, सांसद रंजन बेन भट्ट, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, विधायक मनीषा वकील समेत के अग्रणियों की भी उपस्थिति रही. इस मौके पर छात्रों ने बेहतरीन अद्भुत प्रस्तुतियां देकर ब्राइट ग्रुप ऑफ स्कूल के 50 सालों के सुवर्ण युग को दर्शाया. इस मौके पर ब्राइट ग्रुप ऑफ स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर सीमित शाह, प्रेसिडेंट सौमिल शाह, मैनेजिंग ट्रस्टी शेरवी भायानी समेत के पदाधिकारियों, स्कूल के शिक्षकों, स्कूल के छात्रों और अभिभावकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही. आज ब्राइट स्कूल के वडोदरा शहर के अंदर 50 साल पूरे हुए हैं. इसके अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था स्कूल के ऑडिटोरियम में, जिसमें सांसद रंजन बेन भट्ट, मेयर केयूर रोकड़िया, मनीषा वकील, विजय शाह, डॉक्टर विजय शाह वगैरह और DO साहब भी आए थे, जिन्होंने जो 20 साल 25 साल और 30 साल से ब्राइट स्कूल के साथ जो अभी तक जुड़े हुए हैं, उनका बहुमान किया गया सिल्वर पॉइंट देके. इसके साथ साथ जो एक्स टीचर, एक्स प्रिंसिपल और एक्स स्टूडेंट्स भी थे, उनको भी मनाया गया है और एक छोटा सांस्कृतिक कार्यक्रम रख के उनको भी एक मोमेंट ऑफ स्कूल के साथ पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए सबको बुलाया गया. गुजरात के वडोदरा में 2 साल के कोरोना काल के बाद फिर एक बार इंटरनेशनल वडोदरा मैराथन का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों को आज आखिरी अंजाम दिया जा रहा है. वडोदरा शहर के लोगों के साथ साथ पूरे गुजरात और पूरे देश से आने वाले रनर्स फिर एक बार वडोदरा में इंटरनेशनल मैराथन के लिए तैयार है. वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन को अब सिर्फ एक ही दिन बचा है. कल सुबह 5:30 बजे मैराथन दौड़ का प्रस्थान कराया जाएगा, जिसकी तैयारियां पिछले कई दिनों से वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन टीम द्वारा की गई है. इस बार मैराथन का आयोजन MG मोटर्स इंडिया और जॉय ई-बाइक के सहयोग से किया जा रहा है. इस मैराथन दौड़ अंतर्गत विभिन्न कैटेगरी में रनर्स को बांटा गया है. करीबन 90,000 से ज्यादा रनर्स इस दौड़ में अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं. नवलखी मैदान में वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन की तैयारियां पूरे जोरों पर चल रही है. एक ही दिन बाकी है, ऐसे में नवलखी ग्राउंड को तैयार किया जा रहा है. मैराथन में हिस्सा लेने वाले रनर्स को सुविधा मिल सके और उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, इसकी कोशिश टीम मैराथन द्वारा की जा रही है. बहुत खुशी मिल रही है क्योंकि 2 साल बाद फिजिकल मैराथन हो रहा है और अब जैसे आप आजकल आफ्टर कोविड सबको ये अवेयरनेस आ गई है कि स्पोर्ट्स कितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और हमारा मैराथन का मोटो भी स्पोर्ट्स सेवा स्वच्छता है. सो हम सबको पब्लिक को ये अवेयरनेस आ गई कि स्पोर्ट्स इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम सबको कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी अपनी लाइफ में लाना चाहिए. सो मैराथन उनको एक अपॉर्चुनिटी देता है टू रन इन डिफरेंट कैटेगरीज एंड द एंटायर सिटी इज़ सो एक्साइटेड अबाउट रनिंग आफ्टर 2 years. So, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और उनको बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी देंगे. इस बार ज़बरदस्त जोश है हम सब में भी और रनर्स में भी. सो बहुत ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है. आप देख रहे हैं सब जगह सारी एजेंसीज लगी हुई हैं. आज रात तक ग्राउंड पूरा रेडी हो जाएगा.
जो फन रन कर रहे हैं उन लोगों के लिए उधर खाने पीने के स्टॉल्स हैं, एनर्जी ड्रिंक के स्टॉल्स हैं और यहाँ पे एंटरटेनमेंट का स्टॉल है। जब फ्लैग ऑफ के बाद जब फिनिश करके वो यहाँ आएंगे, ये उनका फिनिश लाइन है 5 किलोमीटर फन रन की। और जो टाइम रनर्स हैं उनकी फिनिश लाइन थोड़ा पीछे है, नवलखी ग्राउंड के एकदम एंड में। वहाँ पे उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फूड, कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी ड्रिंक, वाटर, हॉस्पिटल एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, बहुत बड़ा जो हमारे बाग पार्टनर है भाईलाल जनरल हॉस्पिटल, भाईलाल अमीन हॉस्पिटल, उनकी बहुत बड़ा उन्होंने अपना तैयारी की हुई है। उनके काफ़ी सारे फिजियोथेरेपिस्ट एंड डॉक्टर्स फिनिश लाइन पे भी अवेलेबल हैं और स्टार्ट लाइन पे भी अवेलेबल हैं। तो किसी को इमरजेंसी हो, किसी को थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत हो रनिंग से पहले और रनिंग के बाद में, वो सब तैयारियाँ हो चुकी हैं। इस साल स्पोर्ट्स सेवा स्वच्छता तो हमारा मोटो है ही सही, पर इस साल हम ये हमारी मैराथन गुजरात की लार्जेस्ट हेरिटेज मैराथन है। सो सारे रूट 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर एंड 42 किलोमीटर, दे आर गोइंग वाया हेरिटेज बिल्डिंग्स ऑफ आर सिटी, हेरिटेज प्लेसेस, वो हमने हाईलाइट भी किए हैं रूट पे। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत यूनिक मैराथन है। और आपको एक और चीज़ मुझे आपसे शेयर करनी है कि हमारे इंटरनेशनल रनर्स भी आज आ चुके हैं और दे आर ऑल्सो रनिंग टुमारो मॉर्निंग एंड हम लोग नियरली 1 लाख रजिस्ट्रेशंस हमारे पहुंच चुके हैं। गुजरात के वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी ने हाल ही में अपनी स्थापना की सुवर्ण जयंती मनाई है। इसी के भागरूप 2 दिवसीय वर्कशॉप भी आयोजित किया गया है। वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन विभाग द्वारा महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा की सुवर्ण जयंती के मौके पर 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। MSU की फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित इस वर्कशॉप का उद्घाटन यूनिवर्सिटी के VC डॉक्टर विजय श्रीवास्तव के हाथों किया गया। इस मौके पर सिंडिकेट सदस्य हिमांशु पटेल, CLLE के डायरेक्टर प्रोफेसर अजय अष्टपुत्रे, प्रोफेसर सुनीता शर्मा समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। ये सेंटर ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो MS यूनिवर्सिटी के 55 सेल्स सेंटर्स में से एक है, वो हमारे स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ पर MS यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उसके साथ में हम वैल्यू एडिशन कैसे कर सकें। हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो इस बात पे बहुत जोर देती है कि कैसे आप लोग अंडर ग्रेजुएट के कोर्स के साथ साथ बच्चे को डुअल डिग्री की साइड पर प्रेरित कर सकें या दूसरे सर्टिफिकेट कोर्सेज के साइड पर प्रेरित कर सकें। ऐसे माहौल में सेंटर ऑफ लाइफ लर्निंग की इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जीवन से जुड़े हुए जो भी हमारे नैतिक मूल्य हैं, मानवीय मूल्य हैं, उनसे रिलेटेड हम कैसे संस्कारों का सिंचन बचपन में तो हुआ, लेकिन अभी जो जीवन की आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम किस तरह की स्किल्स डेवलप करें। बच्चों में टेक्निकल स्किल्स के अलावा हमको इंटेलेक्चुअल स्किल्स भी डेवलप करनी है, फिजिकल स्किल्स भी डेवलप करनी है, उनकी लाइफ स्किल्स भी डेवलप करनी है, जो कि आगे चल करके उनको रोज़गार के क्षेत्र में जब वो आगे बढ़ें तो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़े। तो ये सारा कुछ यूनिवर्सिटीज़ का आज के समय में दायित्व है कि बच्चों को रेगुलर कोर्सेज़ के साथ साथ कैसे हम लोग सर्टिफिकेट कोर्सेज़ भी ऑफ़र करें, जिससे उनका जो वैल्यू है, बच्चों का जो वैल्यू है, उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो बढ़े, वो मार्केट में बाहर आते ही उनको तुरंत ही रोज़गार के सुंदर अवसर मुहैया कराए जा सकें। इस दिशा में MS यूनिवर्सिटी अपने पूरे प्रयत्न कर रही है। हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमलीकरण के लिए भी MS यूनिवर्सिटी में कुछ प्रयोग करने जा रहे हैं, जिन प्रयोगों को सफल बना करके हम लोग पूरे भारतवर्ष में उनको लागू करेंगे UGC के माध्यम से। वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन अंतर्गत आयोजित 2 दिवसीय वर्कशॉप में 250 से ज्यादा छात्र हिस्सा ले रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत 1971 में की गई थी। पिछले साल ही 50 साल यूनिवर्सिटी को पूरे हुए हैं। अंदाजित 1940 NAC द्वारा अधिकृत ग्रेड A+ की सुवर्ण जयंती की सेलिब्रेशन के भागरूप ये वर्कशॉप आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर कल्पित बख्शी, डॉक्टर अतुल शाह द्वारा जीवन कौशल्य और साहसिकता पर अपना लेक्चर दिया गया। पहला तो कि लाइफ लॉन्ग લર્નિંગ એન્ડ એક્સટેન્શન આજે MS યુનિવર્સિટીની અંતર્ગત જે સેન્ટર ચાલી રહ્યું છે, જેમાં લગભગ 60 કોર્સીસ આપણે અત્યારે ચલાવી રહ્યા છે અને આ સંસ્થાની શરૂઆત 1971થી થયેલી હતી। 50 વર્ષ આ સંસ્થાને આપણે પૂરા કરેલા છે। એટલે સંસ્થા આ
સુવર્ણ જયંતિ ગોલ્ડન જ્યુબિલી યર તરીકે અમે લોકો આ ઉજવવા માટે જઈ રહ્યા છે, જેનો આજે એક પહેલો દિવસ અમે લોકો રાખેલો છે અને જેમાં અમે લાઈફ સ્કિલ એન્ડ એન્ટરપ્રિનરશિપ અને બીજું કાલનું મેનેજમેન્ટ માટેનું અમે 2 દિવસની કાર્યશાળા યોજવામાં આવેલી છે, જેમાં લગભગ 200 થી 250 વિદ્યાર્થી એમાં પાર્ટિસિપન્ટ રહેશે અને એની સાથે સાથે વડોદરાના જ નહીં પણ વડોદરાથી પણ બહારના અમે લોકોએ ઘણા બધા રિસોર્સ પર્સન્સને અમે લોકો બોલાવ્યા છે, જેનાથી અમારા વિદ્યાર્થીઓને જ્ઞાનવર્ધન થાય, એમને જ્ઞાન મળે અને એમનું નોલેજ વધે એ ઉદ્દેશથી અમે લોકો કાર્યશાળા યોજવાનો એક પ્રયત્ન કરેલ છે અને આજે ઓનરેબલ વાઇસ ચાન્સલર અને ઉદ્ઘાટન માટે આવેલા અને એના માટે હું એમનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું। कोरोना काल के चलते पिछले 2 सालों से स्कूलों में वार्षिकोत्सव के आयोजन नहीं हो पाए थे, लेकिन इस बार सुचारू रूप से चल रही स्कूलों में लगातार वार्षिकोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। वडोदरा के अंबे स्कूल का 18वां वार्षिकोत्सव कलर्स द कैलिडोस्कोप ऑफ लाइफ की थीम पर आयोजित किया गया। 2 साल के कोरोना काल को पीछे छोड़कर नई पॉजिटिविटी और ऊर्जा के साथ जब हम सब आगे बढ़ गए हैं, तब स्कूल के छात्रों ने एनुअल कॉन्सर्ट में उत्साह के साथ हिस्सा लेते हुए जीवन के विभिन्न शेड्स को दर्शाया। इस कॉन्सर्ट को बड़ी संख्या में उपस्थित अभिभावकों ने खूब सराहा और छात्रों को प्रोत्साहित भी किया। वडोदरा के बिजली उपभोक्ताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए वडोदरा के संगठन वेल्का द्वारा एक खास डायरेक्टरी का विमोचन किया गया। वडोदरा इलेक्ट्रिकल लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन और बिजली उपभोक्ताओं के बीच सलामती का सेतु बनाने के लिए 14वीं डायरी का विमोचन किया गया। वडोदरा इलेक्ट्रिकल लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2023 के लिए डायरेक्टरी प्रकाशित की गई है। बिजली का इस्तेमाल देश के आर्थिक और सामाजिक विकास को तय करने का महत्व का पैमाना है। आज हर घर बिजली पहुंच गई है। आज के युग में बिजली सुरक्षा काफी इम्पोर्टेंट हो गई है। ऐसे में निष्ठावान इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर के रूप में बिजली सुरक्षा मेंटेन रखना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में बिजली उपभोक्ता लाइसेंस वाले बिजली कॉन्ट्रैक्टर के पास बिजली से जुड़े काम कैसे करवा सकते हैं, उस आशय के साथ इस डायरेक्टरी को बनाया गया है। हमारा वडोदरा इलेक्ट्रिकल लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है, जिसमें वडोदरा के प्रीमियर इलेक्ट्रिकल गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर हमारे मेंबर है और मेंबर का अपग्रेडेशन के लिए आज हम एक डायरी प्रदर्शित कर रहे हैं। ये हमारी 14 डायरी है। ये डायरी में हम पूरी इलेक्ट्रिकल के लिए टेक्निकल डिटेल्स दे रहे हैं और नई नई प्रोडक्ट जो मार्केट में अभी आ रही है वो प्रोडक्ट का हम डायरी थ्रू उनका एडवर्टाइज कर रहे हैं कि आप मार्केट में नई प्रोडक्ट आ गई, आप ये यूज़ कर सकते हो। और वेल्का ने अभी एक वेबसाइट लॉन्च किया है। वेबसाइट में इलेक्ट्रिकल के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी है, चाहे वो सप्लायर हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, उसको पूरी इन्फॉर्मेशन वो वेबसाइट से मिल रही है कि उसको कोई भी एक छोटी सी भी चीज़ चाहिए कि ये चीज़ मुझे कहाँ मिलेगी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल वर्क, वो उसे उस माहिती मिल सकती है। हमारा अभी अपग्रेडेशन का प्रोग्राम यही है कि हम उसको आगे आगे बढ़ते जाए और वडोदरा में जितने भी व्यापारी मित्र है, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर है, इलेक्ट्रिशियन है, वो हमें सहयोग दे, उनका
पार्ट ले हमारे वेबसाइट में तो हम ज़्यादा उसका ये कर सकते हैं। हमारा जो ग्रुप है ओनली फॉर इलेक्ट्रिकल लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर है, वही हमारे ग्रुप में ज्वाइंट है। और ये जो डायरी है हमारी, वो पूरे इलेक्ट्रिकल्स मार्केट में है, गांधीनगर वॉट एवर सब जगह पे इलेक्ट्रिकल्स मार्केट में हमारी डायरी जा रही है। और वहाँ पे सब पूरी हमारी डायरी में इलेक्ट्रिकल माहिती पूरी है। इसमें सब व्यापारी मित्र भी ज्वाइंट हुए हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स की भी इसमें ज्वाइंट है। हमारे ग्रुप में 100+ कॉन्ट्रैक्टर्स है अभी, लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर, और अभी भी नए नए आ रहे हैं हमारे ग्रुप में। तो जो बेनिफिट्स है, जो गवर्नमेंट जो अभी जो काम चल रहा है उसमें गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी उसको मिल रहे हैं। और आइदर वे जो अभी सब लोग लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, इसलिए जो एसोसिएशन में ज्वाइंट हो रहे हैं उनको टेंडर भी आ रहे हैं और वो काम भी कर रहे हैं सब लोग। गुजरात के वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी की टेको फैकल्टी में जारी परामर्श 2022 में चंद्रयान और मंगलयान का हिस्सा रहे डॉक्टर मालास्वामी अन्नादुराई ने शिरकत करते हुए छात्रों को अपने संघर्ष की कहानी बताई। वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी की टेको फैकल्टी में इस वर्ष भी लार्जेस्ट नेशनल लेवल नॉन टेक्निकल इवेंट परामर्श 2022 का आयोजन किया गया है, जिसमें छात्रों के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन लगातार हो रहा है। इसी के तहत छात्रों के लिए कैरम, क्रिकेट जैसी खेल गतिविधियां भी आयोजित की गई है, जिसमें छात्र उत्साह के साथ शिरकत कर रहे हैं। परामर्श 2022 के दूसरे दिन के मुख्य आकर्षण रहे डॉक्टर मूनमैन के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि वो प्रोग्राम मंगलयान के मिशन डायरेक्टर रहे हैं और साथ ही चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी रहे हैं। डॉक्टर मालास्वामी अन्नादुराई ने इस मौके पर टेको फैकल्टी के छात्रों को संबोधित करते हुए अपने प्रेरणादायी जीवन की बातें साझा की। स्पेस के अनुभवों को छात्रों के सामने बयान करते हुए उन्होंने जीवन में आने वाले छोटे बड़े संघर्ष और साथ ही ऑब्स्टेकल को कैसे हटाया जाए उस पर छात्रों को जानकारी दी। इस मौके पर उपस्थित MS यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा डॉक्टर मालास्वामी अन्नादुराई का सम्मान भी किया गया। जी, तो बिल्कुल हमारे वडोदरा की सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी के प्रांगण में आज हमने एक परामर्श कार्यक्रम जो पिछले 2 दिन से रन हो रहा है, उसका सुखद अंत आया है। मतलब 3000 से भी ज़्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया है और मुलाकातियाँ यहाँ पे आके गए हैं। आज दूसरे दिन के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे भारत के मून मैन ऑफ इंडिया के तरीके फेमस डॉक्टर मालास्वामी अन्नादुराई सर ने अपने क्षेत्र के बारे में प्रतिभागियों को बहुत ही गहरी मतलब प्रेजेंटेशन पेश करी थी। मतलब स्टूडेंट्स ने अपने डाउट्स सर को पूछे थे और बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन सर ने मतलब आयोजन करा था। Yeah, now I believe the India is emerging in a very big way, and when India is celebrating its 75th year of independence, India has shown to the world in various fronts. It is coming up front in the world ranking. One such field being where I worked for the last 40 years, space. Space definitely we have done some of the pioneering works of discovery of water on the moon, first attempt itself succeeding, the mission Mangal. So many such things we have done, and now even we are making the rocket science considered to be one of the pinnacle of the science activities. Now we are showing the seeds. Even our Indian students can make the satellite. The Prime Minister himself has told in his latest speech in UN Council, when India is celebrating 75th year of independence, 75 satellites done by Indian students will go to the orbit like that he told. So that itself shows definitely the confidence where the leaderships are showing to the students, and the students are having an opportunity today compared to the yesteryears. Today youngsters have a lot more opportunities in various fields, starting from agricultural to the aeronomy. I think you name the field everywhere. I think we have good opportunity, and India is being looked upon by many countries at this point of time. So you have a lot of opportunity. You make use of it. When you are making use of it, today's world, India, when it's emerging, you also can be part and parcel of that historical feat of India leading the world. It's not Chandrayaan, Mangalyaan should not be an isolated success.
definitely we can be part and parcel of that activities is concerned. So when in the somewhere in the southern corner of Tamil Nadu, I was born and brought up, and today when I'm sitting in Baroda and talking with the students, definitely they echoed the whole of this sentiment. The India is emerging. As Indians, I think they feel proud. गुजरात के अहमदाबाद में वाहन चालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग के डीसीपी जोन 2 और पुलिस कर्मचारियों द्वारा एक अनोखा अभियान चलाया गया। गुजरात के अहमदाबाद में इन दिनों उत्तरायण का उत्साह लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। उत्तरायण पर्व की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है, लेकिन इसी बीच पतंग की डोर से घायल होने की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही है। वाहन चालकों को ऐसी घटनाओं से बचाने के लिए अहमदाबाद शहर पुलिस जोन 2 डीसीपी और उनके स्टाफ के आईडी पटेल द्वारा अहमदाबादियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर 2 व्हीलर चालकों को निःशुल्क रूप से सुरक्षा गार्ड प्रदान किए गए। उत्तरायण के पर्व में पतंग की डोर से गले कटने की दुर्घटनाएं लगातार सामने आ रही है। ऐसे में सभी वाहन चालकों से उत्तरायण के दौरान सतर्क रहने का अनुरोध किया जाता है। अगर वाहन पर सेफ्टी गार्ड नहीं लगाया है तब भी गले में मफलर या स्कार्फ बांधकर ही वाहन चलाएं ताकि पतंग की डोर से बचा जा सके। उत्तरायणમાં ચાઇનીઝ દોરીના પ્રભાવે અત્યારે કોઈને પણ દોરીથી ગળા ના કપાય, કોઈ પણને ઈજા ના થાય એટલા માટે અનોખી પહેલ ચાલુ કરવામાં આવી છે। પોલીસ કર્મીઓ પોતાના પૈસેથી અત્યારે બધાને સેફટી ગાર્ડ કરી આપવામાં આવે છે। અહીંયા અમદાવાદમાં આરટીઓ સર્કલ ઉપર અને ગઈકાલે તમે જોયું છે કે ગુજરાતમાં અમદાવાદ શહેરમાં 10 જણાને ગઈકાલે દોરીથી ઈજા થઈ છે, ગળું કપાઈ ગયું છે અને અત્યારે 454 કેસ બની ગયા છે ગુજરાતમાં દોરી કપાવવાથી। એટલે અત્યારે જો આઈડી પટેલ સાહેબ પીએસઆઈ તરીકે એમણે નવી ફરજ બજાવવામાં આવી છે અને બધા મોસ્ટલી આપણી સાથે પોલીસ કર્મી અહીંયા ઊભા છે। મુકેશભાઈ ચૌધરી તરીકે છે, મુકેશભાઈ ચૌધરી છે આપણી સાથે। એ બધા ક્યારના ખડે પગે ઊભા છે અહીંયા અને સવારે 10 વાગ્યાથી અહીંયા એક અનોખું પહેલ ચાલુ કરી છે। गुजरात के सूरत की डोनेट लाइफ संस्था के प्रयासों से 38 साल के ब्रेनडेड युवक के अंगों का दान किया गया। गुजरात के सूरत शहर को टेक्सटाइल और डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है, लेकिन अब इस शहर को ऑर्गन डोनर शहर के रूप में भी जाना जा रहा है, जिसका श्रेय जाता है सूरत की डोनेट लाइफ संस्था को। सूरत की डोनेट लाइफ संस्था द्वारा पिछले कई सालों से लोगों में ऑर्गन डोनेशन के प्रति जागरूकता फैलाकर कई लोगों का जीवन बचाया गया है। वर्ष 2023 की शुरुआत में भी डोनेट लाइफ संस्था के सहयोग से वीनस अस्पताल में अंगदान किया गया। दरअसल सूरत के लेवा पटेल समाज के विपुल भिकड़िया 38 साल की उम्र में ही बीमारी की वजह से ब्रेन डेड घोषित किए गए थे। ऐसी मुश्किल घड़ी में डोनेट लाइफ संस्था के सदस्यों द्वारा समझाने पर परिजनों ने ऑर्गन डोनेशन का निर्णय लिया और मृतक के अंगों का दान कर 3 लोगों को नई जिंदगी दी। परिजनों की ओर से अंगदान की सहमति मिलने पर सोटो का संपर्क किया गया था। सोटो द्वारा हार्ट मुंबई की जसलोक अस्पताल को दिया गया, जबकि फेफड़े चेन्नई की एमजीएम अस्पताल को दिए गए। लीवर अहमदाबाद की IKDRC अस्पताल को आवंटित किए गए, लेकिन हृदय और फेफड़े खराब होने की वजह से डोनेट नहीं हो पाए, जबकि लीवर और 2 आंखों का दान कर 3 लोगों की जिंदगी मरने के बाद भी विपुल भिकड़िया ने बचाई है। अंगदान की ये समूची प्रक्रिया डोनेट लाइफ के संस्थापक और अध्यक्ष नीलेश मांडलेवाला के मार्गदर्शन में अंजाम दी गई। सूरत और दक्षिण गुजरात में से डोनेट लाइफ संस्था द्वारा अब तक 1064 अंगों और टिश्यूओं का दान किया जा चुका है, जिसमें 446 किडनी, 191 लीवर, 8 पेनक्रियास, 43 हृदय, 26 फेफड़े, 4 हाथ और 346 आंखों का दान मिलाकर 977 लोगों को नई जिंदगी डोनेट लाइफ संस्था ने दी है। गुजरात राज्य के गृह विभाग द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार अरवल्ली जिला के पुलिस अधीक्षक संजय खरात द्वारा भिलोड़ा में लोक दरबार का आयोजन कर ब्याज खोरों के खिलाफ लोगों को अवेयर किया गया। राज्य में व्याजखोरीना 20 चक्रों नाथवा माटे
જિલ્લા પોલીસ ગુજરાત રાજ્ય વડા શ્રી આશીષ ભાટિયા સાહેબની સીધી સૂચના અને માર્ગદર્શન નીચે સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યની અંદર પ્રજામાં વ્યાજખોરી અંગે જાગૃતિ લાવવા માટે જે સેમિનારો યોજવામાં આવનાર છે એના અંતર્ગત આજ રોજ ભિલોડા તથા શામળાજી પોલીસ સ્ટેશન હદના જે સરપંચશ્રીઓ તથા અગ્રણીઓનું આજે એક સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું, જેની અંદર સમાજમાં પ્રવર્તતા આવા લેભાગુ તત્વો દ્વારા જે બેફામ વ્યાજ દરે ગરીબ પ્રજાનું જે લોહી ચૂસવામાં આવે છે અને તેમના મૃત્યુ સુધી ધકેલવા સુધી પણ એમને છોડવામાં નથી આવતા અને નિર્દોષ માણસો પોતાની જિંદગીની આહુતિ આપી દે છે, એટલા માટે એક સમાજમાં જાગૃતિ આવે કે સમાજમાં આવા લેભાગુ તત્વો ખુલ્લા પડે અને સમાજ જો જાગૃત હશે તો જ આપણે બીજા કોઈ માણસની જિંદગી બચાવી શકીશું. વ્યાજદર એ જે નિયમિત જે સરકારશ્રીના ધારાધોરણ મુજબનો છે એથી વિશેષ કોઈપણ જગ્યાએ વ્યાજદર લેવામાં આવતો હોય તો પ્રજા પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક સાધી શકે છે અને આવા तत्वों नेस्त नाबूद करवा માટે पुलिस कटिबद्ध है। गुजरात के वडोदरा शहर में गरीबों को आवास योजना के नाम पर तरह तरह के झांसे देकर उनके साथ अन्याय किया गया है, जिस पर आज फिर एक बार आवाज उठाई गई। गुजरात के वडोदरा शहर में आवास योजना के नाम पर कई गरीबों के साथ लाखों रुपए की ठगी की गई होने के आरोप के साथ आज पीड़ितों को साथ लेकर सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश परमार ने पुलिस भवन में आवेदन देकर इस मामले पीड़ितों के लिए न्याय मांगा है। વડોદરા શહેરમાં જે મુખ્યમંત્રી આવાસ યોજનાની અંદર ઘણા લાભાર્થીઓએ ફોર્મ ભર્યા હતા અને આ લોકોને કંઈક ને કંઈક રીતે ડુપ્લિકેટ કાગળિયા બનાવી અને આ લોકો સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી છે। સાથે સાથે જે આ 4 આરોપી છે એમાં નીલકેશ કૃષ્ણકાંત દેસાઈ, રૂપલ નીલકેશ દેસાઈ સાથે જે કહેવાય છે કે રમેશ ધુળાભાઈ પરમાર અને હરેશ પટેલ, આ 4 વ્યક્તિ દ્વારા આ લોકો સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી છે। આ લોકો પાસેથી 1,26,000 રૂપિયા એક વ્યક્તિ પાસેથી લેવામાં આવ્યા છે। આવા તો ઘણા લોકો પાસેથી લેવામાં આવ્યા છે। આ લોકોએ 30 તારીખના રોજ અહીંયા પોલીસ કમિશનર ખાતે અરજી પણ આપી હતી, પરંતુ આ જે વિધવા મહિલાઓ છે આ બિચારામને જે કહેવાય છે કે હરણી પોલીસ સ્ટેશન છે, સાથે કહેવાય છે માંજરપુર પોલીસ સ્ટેશન છે, તરસાલી પોલીસ ચોકી છે, આવી તમામ જગ્યાઓ પર આ લોકો ભટકીને થાકી ગયા। ત્યારબાદ મારી પાસે આવ્યા હતા અને મેં એમને એ રીતનું કીધું કે ભાઈ તમે અહીંયા આગળ પોલીસ કમિશનર સાહેબને રૂબરૂમાં વાત કરો। ત્યારે આજે પોલીસ કમિશનર પાસે આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા છે અને આવા જે આરોપીઓ હોય આવા આરોપીઓને તાત્કાલિક ધોરણે પકડવા જોઈએ, કારણ કે પ્રધાનમંત્રી અને મુખ્યમંત્રીનું એક સપનું છે કે ઘરનું ઘર દરેક ગરીબ લાભાર્થીઓને મળી શકે, પરંતુ આ લોકોના જે કહેવાય છે કે કચરા પોતું વાસણ કપડાં કરી અને જે કહેવાય છે કે લોકોના પોતે દર દાગીના વેચીને જ્યારે 1,26,000 રૂપિયા આપી અને પોતે એવું વિચારતા હોય કે ભાઈ મારે ઘરનું ઘર જોઈએ છે, પરંતુ આ લોકોનું ઘરનું સપનું પૂરું નહીં થયું। એટલે જે પણ જવાબદાર વ્યક્તિ હોય આ લોકોની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવી જોઈએ। સાથે સાથે વડોદરા શહેરના મેયર, કમિશનર, ચેરમેન સાથે સાથે જે તે જવાબદાર વ્યક્તિઓ આ લોકોને ખાસ કરીને આ લોકોની જે આશા છે એ આશા પૂર્ણ થાય એવી માંગણી સાથે આજે પોલીસ કમિશનર પાસે આવ્યા છે અને પોલીસ કમિશનર સાહેબને અમે વિનંતી પણ કરવાના છે કે ભાઈ તાત્કાલિક ધોરણે આ લોકોની ધરપકડ કરવી જોઈએ અને આમના જે પણ પ્રોપર્ટી હોય વેચીને આ લોકોને પરત પૈસા મળવા જોઈએ તેવી આશા સાથે અમે આવ્યા છીએ। અમારે પૈસા જોઈએ સાહેબ। શું થયું છે? આ ભાઈ અમારા ઘરે આવ્યા અને ઘર મકાન બધું બતાવ્યું અને પૈસા લઈ ગયા છે મારા ઘરેથી આવીને। બધી જવાબદારી અમને લીધી। આ 2 વર્ષ થઈ ગયા, અમે પૈસાની રાહ જોઈને હવે અમને ધર ધમકી આલે છે કે તમારે જે કરવું હોય તે કરી લો, કે હવે પૈસા નહીં મળે તમને। પછી કે કેસ કરવું 1,26,000 કેસ કરવો હોય તોય કરી લો। અમે બધે પોલીસ स्टेशन જઈને आया, कोई जगह पर हमने बोलावे છે પછી ના પાડી દે છે। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। वीएनएम की खबरों को डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी पर 24 घंटे लाइव देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।